Good morning, students. Students, today we will read again the chapter number 3, Coal and Petroleum of class 8, part 2. लास्ट टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, और कोल एंड पेट्रोलियम हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है और वो भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। और एग्जॉस्टिबल होने की वजह से ही वी आर स्टडिंग अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम इन दिस चैप्टर, बिकॉज अगर ये कोल एंड पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से नहीं बचेंगे यूज़ करने के लिए। सो वी रेड दैट, जिसमें से हमने ये भी पढ़ा कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स इन द लास्ट लेक्चर, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स पढ़ने के साथ साथ हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ कोल स्टोरी, मतलब कोल बनता कैसे है और कोल के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी क्वालिटीज़, जो भी आप कह लो, वो क्या क्या होती हैं, वो कैसा दिखता है और उसके यूजेस क्या हैं। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कोल उसको हिंदी में कोयला बोलते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. Now, last class में मैंने आपको ये बताया था that natural resources are of two types. Resources are of two types. One is natural resource and another is man-made resource, right? And natural resources में भी हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, राइट। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में ही हम पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम, राइट, जिसमें से हमने ये देखा था कि हमको कोल कैसे मिल रहा है इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। अब कोल जहाँ पे बन रहा है, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि जैसे आपको इस डायग्राम में दिया हुआ है कोल माइंस। कोल माइंस वो जगह होती हैं जहाँ पे धरती के नीचे बहुत गहराई में हम डिग करेंगे या बहुत गहराई में नीचे तक खोदेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा कोल हमको मिलेगा। लेकिन धरती के नीचे इतना सारा खोदने के पहले हमें वो डिटेक्ट करना पड़ता है कि कोल कहाँ पे फॉर्म है और कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही नहीं गवर्नमेंट हर जगह बिलो द लैंड दे विल डिग एवरीवेयर, दिस इज़ नॉट राइट एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारा कोल मिलता है उसको कोल माइंस बोलते हैं, राइट। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कोल ऑब्टेन हो गया, लेकिन वो कोल हमको कैसा मिलेगा, वो उसमें बहुत सारा डर्ट होगा क्योंकि धरती के नीचे से मिल रहा है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी धरती के नीचे, इन द सेंस इट इज़ मैनी लेयर्स इनसाइड द सॉइल, मतलब इतने नीचे नहीं कि आप अर्थ के लेयर्स पे चले जाओ, लेकिन हाँ सॉइल के बहुत अंदर तक, गहराई तक दबे हुए मिलेंगे, अंडरस्टूड। सो अब वो कोल जो हमें मिला है वो नेचुरल फॉर्म में है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी गंदगीज़, बहुत सारी डर्ट, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, ये भी हमको साथ में मिलेगा। बट हमें जो कोल मिल गया अब हम उसको फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में भेजेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज़ में भेजने के बाद वो कोल की क्लीनिंग होगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस इन द सेंस उसको प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश की जाएगी, उसमें से गंदगी वगैरह निकाली जाएगी, इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाएगी। तो जब हम इस कोल को फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में ले जाके प्रोसेस करते हैं, सो इस प्रोसेस के दौरान कोल को मतलब सही बनाने के प्रोसेस में या कोल को दूसरे केमिकल्स के साथ
ट्रीट करके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं जब इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में ले जाके, तो उसके साथ हमको 3 चीज़ें और मिलती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। और ये प्रोसेसिंग करने के लिए कोल को हमें हीट करना पड़ता है, और हीट किसके साथ करना पड़ता है? ऑक्सीजन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला है O2, ठीक है। और हम हीट किसको कर रहे हैं? कोल को हीट कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कोल के अंदर कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा होता है? कोल के अंदर होता है सबसे ज़्यादा कार्बन, राइट। यस और नो? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा कार्बन होता है, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों। उनकी बॉडी में जितने केमिकल्स हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब केमिकल्स में उसके अंदर कार्बन यूज़ होता है। इसीलिए जब हम पेपर को जला देते हैं तो लास्ट में जो ऐश बचती है उसमें बहुत सारा कार्बन होता है, राइट। तो इसी तरीके से जब हमारा कोल बनता है तो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड बॉडीज़ जो हैं वो नीचे दबते 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 उनके मसल्स, बोन्स और उसमें जितना भी न्यूट्रिएंट था वो सब अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दबने के बाद उसमें सिर्फ कार्बन बच जाएगा, और वही कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में। और फिर जब हम यही कोल धरती के नीचे से खोद के निकालेंगे तो उस कोल को फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में भेजने के बाद उसकी सफाई होगी, उसकी प्रोसेसिंग होगी, ताकि हमें इसमें से कोल के साथ साथ और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल सकें, राइट। तो इस प्रोसेस में कोल को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब कोल के अंदर कौन सा कंपोनेंट, कौन सा केमिकल सबसे ज़्यादा है? कार्बन, राइट। तो जब हम कोल को हीट करेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हम कोल को किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट। और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है ही, वो अलग से डालने या देने की ज़रूरत नहीं है। हम ओपन ऑक्सीजन में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम कोल को हीट करेंगे तो उसके अंदर एक रिएक्शन होगी, क्योंकि कोल में कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों कंबाइन होके बना लेंगे CO2, एंड CO2 is a carbon dioxide gas, ओके। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों हीट होंगे और कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज़ CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है। कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का सिंबल है O2, ठीक है। और जब दोनों ही हीट हो रहे हैं तो वो बनाएंगे CO2। CO2 किसका केमिकल फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ये वही गैस है जो आप सांस लेने के बाद छोड़ते हो। आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो, निकालते हो। वही गैस तब बनती है जब हम इंडस्ट्रीज़ में कोल को हीट करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। व्हेन द कोल इज़ हीटेड इन द एयर, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas, right? And coal is processed मतलब उसकी क्लीनिंग होगी, सफाई होगी, उसके साथ रिएक्शन करवाया जाएगा कुछ चीज़ों का इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट। और जब हम उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंबाइन करेंगे, कोल को या हीट करेंगे, तो हमें उसमें से 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स और मिलेंगे जिनका नाम है कोक, कोल गैस एंड कोल टार। तो जब हम कोल को हीट करेंगे प्लस O2 के साथ, किसके साथ? O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही कोल हमें 3 और यूज़फुल प्रोडक्ट्स देगा जिनका नाम है कोक, और दूसरा है कोल टार, और तीसरा है कोल गैस। ये 3 यूज़फुल प्रोडक्ट और मिलेंगे हमें कोल से। मतलब कोल इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि उसको प्योर फॉर्म में पाने के चक्कर में और उसके साथ कुछ चीज़ों का रिएक्शन करा दिया जाए और उसे हीट कर दिया जाए तो हमें ये 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स और मिलेंगे। अब ये तीनों इतने ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट हैं कि इनसे हमें और ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और वो कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं।
हमको कोल के अंदर से जब उसको हीट किया जाएगा तो कोक मिलेगा, कोल टार मिलेगा, ठीक है, और कोल गैस मिलेगी, राइट। अब हमें इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, इनके स्पेशल फीचर पढ़ने हैं। जैसे आपने पीछे कोल का कैरेक्टरिस्टिक या स्पेशल फीचर पढ़ा था ना कि कोल कैसा दिखता है, कोल का टेक्सचर क्या है, टेक्सचर मतलब वो कितना हार्ड है, कितना रफ़ है, कितना स्मूथ है, ठीक है, और कोल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वैसे ही कोल से मिले हुए बाकी के 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स के भी हम स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसमें से पहला है कोक। कोक एक टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। टफ मतलब वो स्टोन जैसा है, ठीक है, हार्ड है, और पोरस मतलब वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें होल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ स्टोन्स देखे होंगे, या चलो आपने ब्रेड तो देखी ही होगी। सो ब्रेड में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको पोरस बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टोन्स भी होते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बेदिंग स्टोन आता है, राइट, जिसको प्यूबिक स्टोन भी बोलते हैं। आप ये इंटरनेट पे देख सकते हो। वो बेदिंग स्टोन आपके बॉडी को नहाने के टाइम रब करने में यूज़ होता है। उस स्टोन्स में भी ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो आप रब करते हो ऑन योर बॉडी वाइल टेकिंग बाथ, ठीक है। सो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको हम पोरस बोलते हैं। जैसे स्पॉन्ज हो गया है, राइट, तो स्पॉन्ज भी बहुत स्पॉन्जी होता है जस्ट बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो स्पॉन्ज इज़ वेरी पोरस, राइट। तो पोरस मतलब ये एक ऐसा स्टोन है जो हार्ड तो है लेकिन उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और वो ब्लैक कलर का है। ये उसके एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या फीचर्स हो गए कोक के, ठीक है। और ये वो पीने वाला कोक नहीं है, डोंट मेक इट कंफ्यूज बाय योर कोक एंड कोको कोला, ये सब वो नहीं है। ये एक केमिकल प्रोडक्ट है जो हमें नेचुरल तरीके से फॉर्म करके मिला है, हम उसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। और ये स्टोन जैसा दिखता है, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है और प्योर फॉर्म का कार्बन होता है। अब उसका यूज़ क्या है? कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टील मतलब आपके घर में जो बर्तन होते हैं वो जिस मेटल के बने हैं उसको स्टील कहा जाता है। और उस स्टील में 2-3 प्रकार के मेटल्स, 2-3 प्रकार की धातु को मिक्स करके बनाया जाता है जिससे आपके बर्तन बनते हैं। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद इसमें से बर्तन बनते हैं, राइट, या दूसरे मशीनरी के पार्ट्स बनते होंगे एंड ऑल, और सारी जगह यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज़ होता है, मतलब जैसे हमने धरती के नीचे से कोल निकाला और कोक निकाला, वैसे ही धरती के नीचे से हमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट धातु मिलती है। धातु मतलब मेटल, मेटल मतलब जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, फिर उसके बाद कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये सारे हार्ड धातु हैं, ये सारे हार्ड मेटल्स हैं। ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? इनको कोई बनाता थोड़ी है, ये धरती के नीचे अवेलेबल होते हैं और हमें पता लगाना पड़ता है कहाँ कौन से एरिया में कौन से मेटल्स मिल रहे हैं। फिर हमें उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, मतलब उसको पहले धरती से निकालना पड़ता है खोद के, और फिर खोद के निकालने के बाद उस पूरी गंदगी के साथ उसको हमें फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में ले जाना पड़ता है और फिर उसमें से प्योर मेटल हमें निकालना पड़ता है। जैसे हमने धरती के नीचे खोद के बहुत सारा आयरन निकाला फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें प्योर आयरन नहीं मिल जाएगा। हाँ, वो प्योर फॉर्म तो है लेकिन उसके साथ बहुत सारी गंदगी भी मिली हुई है, इम्प्योरिटीज़ मिली हैं, केमिकल्स मिले हैं, दूसरे मेटल्स भी मिले हुए होंगे उसके साथ, ठीक है। तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब मेटल को प्योर फॉर्म में निकालना, उसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो मेटल्स को निकालने के प्रोसेस में भी कोक यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको कोक का फीचर याद रखना है कि वो दिखता कैसा है, उसका यूज़ क्या है। अब अगला प्रोडक्ट है जो हमें कोक से मिला है, कोल से मिला है, दैट इज़ कोल टार। अब कोल टार इज़ लिटिल बिट ऑफ लिक्विडी सब्सटेंस, ओके, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड,
ठीक है, तो ब्लैक तो दोनों में कॉमन ही है क्योंकि दोनों में बहुत सारा कार्बन होता है, राइट। सो इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट मतलब एक ऐसी स्मेल उसमें से आती है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको इरिटेट करेगी, उसको अनप्लीजेंट कहते हैं। जो चीज़ हमें नापसंद है, जो स्मेल हमें नापसंद है या जो टेस्ट तुम्हें नापसंद हो, उसको अनप्लीजेंट कहते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है कोल टार कि इसमें अराउंड 200 सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, और वो इतने इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं कि इन 200 सब्सटेंसेस में से हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ह्यूमंस अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज starting materials for manufacturing various substances which is used in everyday life and in industries like। अब वो ये बता रहा है कि कोल टार से कौन कौन से सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हम बनाते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेटिक डाई, डाई मतलब कलर, जैसे लोग कपड़े में वो डाई करवाते हैं ना कि वाइट कलर का ड्रेस है उसको ऑरेंज करवाना है या फिर उसको येलो करवाना है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में साड़ीज़ को डाई किया जाता है, तो आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, सो आर्टिफिशियल कलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ड्रग्स बनाई जाती हैं। अब ड्रग्स का मतलब यहाँ नेगेटिव टर्म में नहीं लेना है, यहाँ ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जो ड्रग्स तुम्हारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं उसको अच्छे ड्रग्स बोलते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जो आप मिसयूज़ कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए वो बैड ड्रग्स होते हैं जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स भी होता है। सो जो आपकी बॉडी को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं वो मेडिसिन्स हैं। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब ब्लास्ट होने वाली या फटने वाली चीज़ें। तो एक्सप्लोसिव मतलब फायर क्रैकर्स, जैसे आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो, वो बॉम्ब बनाने में या बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उसको एक्सप्लोसिव बोलते हैं जो ब्लास्ट हो या फटे। एक्सप्लोसिव बनाने में भी यूज़ होता है, परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ हो रहा है, पेंट बनाने में, जो वॉल में पेंट्स होते हैं वो बनाने में यूज़ हो रहा है, फ़ोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में, जैसे आपने कैमरा से फ़ोटो क्लिक कराई और फिर आप उसकी प्रिंट लेने गए तो आपको ग्लॉसी ऊपर होता है उसके, लाइक फ़ोटो में जो ऊपर अपर सरफेस होता है वो बहुत ही शाइनी एंड ग्लॉसी होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन एंड कोक मटेरियल यूज़ होता, कोल टार मटेरियल्स यूज़ होते हैं। रूफिंग मटेरियल मतलब छत बनाने के टाइम पे छत के उसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में, एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा का मतलब ये है कि सिर्फ इतने ही यूजेस नहीं हैं, ये तो उन्होंने आपको लिमिटेड बताए हैं। अब ऐसे हज़ारों यूजेस हैं जो कोल टार में से मिले हुए प्रोडक्ट से यूज़ हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली नैप्थलीन बॉल्स यूज्ड टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन। सिर्फ इतना ही नहीं, नैप्थलीन बॉल्स भी इसी में से मिलता है, कोल टार में से। नैप्थलीन बॉल्स एक वाइट कलर की गोली होती है, मैं दिखाती हूँ आपको, आई केप्ट इट फॉर यू बिकॉज इट इज़ अवेलेबल विथ मी। नैप्थलीन बॉल्स ये होते हैं, इसको, ये केमिकल है और इसको आपके पेरेंट्स कबर्ड में या फिर कहीं पे इंसेक्ट्स आते हैं या कॉकरोचेस आते हैं तो वहाँ ये रखे जाते हैं, और ये नैप्थलीन बॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एंटी मॉथ है और एंटी पेस्ट है। मॉथ मतलब छोटे छोटे कीड़े जो आपके कपड़ों में लगने लगते हैं, यू नो रेनी सीज़न में आपने ज़्यादा देखा होगा कि आपने कहीं बहुत सारी बुक्स रखी हैं तो वहाँ पे भी छोटे छोटे कीड़े आने लगेंगे अगर आप उसको हटाओगे नहीं या क्लीन नहीं करोगे तो। और बहुत लंबे समय तक आपने कबर्ड में कपड़े रखे हैं तो वहाँ भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्रिएट होने लगते हैं और आपके कपड़ों को ख़राब करने लगते हैं। सो ये बॉल्स आपके पेरेंट्स से पूछना, उन्हें मालूम होगा, वो कबर्ड में हर जगह ऐसे एक एक बॉल्स डाल देते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी स्मेल्स की वजह से इंसेक्ट्स आते नहीं हैं। तो उन इंसेक्ट्स को मॉथ बोला जाता है, और मॉथ एक पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो थोड़े छोटे बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं, इसीलिए उसको मॉथ बोलते हैं। और बहुत सारे माइनर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट वेराइटीज़ के, ये सब इंसेक्ट्स रिपेल हो जाते हैं। रिपेल हो जाते हैं मतलब दूर हो जाते हैं जब हम ये नैप्थलीन बॉल्स क्लोथ में डाल देते हैं। नैप्थलीन बॉल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो
आपको पता ही होगी, और अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में अवेलेबल है तो आप उसे स्मेल करके देख सकते हो। तो नेप्थलीन उसका साइंटिफिक नेम है। आप आई थिंक आपके लैंग्वेज में उसको डामर की गोली भी बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कि व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज। ठीक है, सो अभी कोल टार के इतने सारे यूजेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। मतलब जब कोल मिलने के बाद हम उसको हीट करते हैं कोक बनाने के लिए, तो कोल से कोक बनाने के प्रोसेस में जो गैस निकलती है वो है कोल गैस। अब देखो, इस प्रोसेस में जो गैस निकल रही है वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ठीक है, हम उसे भी कलेक्ट करते हैं और उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ये इतनी इम्पॉर्टेंट गैस है कि अब इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्यूल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझाया था कि बहुत प्रोडक्टिव काम करने में कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है तो उसको फ्यूल कह सकते हैं। स्पेशली ये मटेरियल जलता है और जलने के बाद हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस हीट एनर्जी से हमारा काम होता है। जैसे पेट्रोल जलता है तो फिर गाड़ी के इंजन को पावर मिलती है, डीजल जलता है तो पावर मिलती है, एलपीजी जलती है तो हीट एनर्जी निकलती है, मतलब हम गैस जलाते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और उससे खाना बनता है एंड ऑल। ये वो तो ऐसे सब्सटेंसेस को फ्यूल कहा जाता है। तो कोल गैस भी फ्यूल की तरह यूज़ होती है इन मैनी इंडस्ट्रीज़ सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। मतलब जहाँ से हमको कोल निकालने का प्रोसेस चल रहा है वहीं के आजू बाजू की फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्योंकि हो सकता है कोल गैस को बहुत दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए आजू बाजू की इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ कर लिया जाता है एज अ फ्यूल। तो ये अच्छी बात है कि वो एलपीजी, पेट्रोल या डीजल वेस्ट ना करके कोल गैस को ही यूज़ कर ले रहे हैं। सो यहाँ तक हमने पढ़ा अबाउट कोल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कोल को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कैसे कोल बनता है, फिर कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़मीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है और खोद के निकालने के बाद उसको फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए। और प्रोसेसिंग करते करते उसको हीट करते करते एयर के प्रेजेंस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और इस प्रोसेस में हमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कोक, कोल टार और कोल गैस। और इन तीनों के ही स्पेशल फीचर्स आपको याद रखने हैं और इन तीनों का यूज़ याद रखना है। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस बताने के बाद आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कोल को ऑब्टेन करना कितना लॉन्ग प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उस कोल के ऑब्टेन होने के बाद उसमें से उसके बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना, फिर उनको बनाना इज़ अगेन वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, राइट। और लेकिन मरने के पहले भी सारे ह्यूमंस इतना सारा कोल एंड पेट्रोलियम यूज़ करके चले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कोल भी नहीं बचेगा और कोल से बनने वाले इतने सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी नहीं बचेंगे। ठीक है, और ना ही पेट्रोलियम बचेगा। तो यहाँ तक हमने कोल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल की तरह इसमें भी पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें पेट्रोलियम मिला कैसे, मतलब ये धरती के नीचे बन कैसे रहा है, और फिर जैसे हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि उसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वैसे ही हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे कि इससे हमें कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो पहले मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि हाउ कोल पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन। ठीक है, हमने कोल में पढ़ा था कि कोल एक ऐसा फिनोमेना है कोल को फॉर्म करने के लिए जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। सेम प्रोसेस पेट्रोलियम में भी है, उसको बनाने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, कोल डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के धरती के नीचे लेयर बाय लेयर दबने की वजह से अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो कार्बन कंपोनेंट उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वही कार्बन बाद में जाके कोल बन जाता है, राइट।
सेम यही प्रोसेस पेट्रोलियम में भी होता है, क्योंकि पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है जो धरती के नीचे हजारों लाखों साल तक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दबने की वजह से बनता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कोल लैंड पे होने वाली प्रोसेस है और पेट्रोलियम वाटर बॉडीज़ के नीचे होने वाली प्रोसेस है, राइट? क्योंकि इसमें जो समुंदर हैं, इसमें जो बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, उनके नीचे पेट्रोलियम बनता है, ठीक है? कोल की तरह नहीं है। कोल तो कैसे बनता है, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया या डैम्प एरिया, बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़ एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए और वहीं धरती के नीचे डिस्ट्रॉय होके दब गए, तो वो दबते जाएंगे और बनेगा। तो ये प्रोसेस लैंड पे हो रही है, इसलिए हमें लैंड को खोदने के बाद कई फीट नीचे जाके हमें वहाँ पे कोल मिलता है। लेकिन पेट्रोलियम में ये प्रोसेस सी और समुंदर के अंदर होता है, ठीक है? जिसमें अब जैसे लैंड पे बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ना, जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, वैसे ही वाटर बॉडीज़ के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी उनकी बॉडी में भी हैं। तो जब समुंदर के अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाएंगे और सेम कोल की तरह वो नीचे 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 दबते जाएंगे, उनके ऊपर वाटर की लेयर आएगी, फिर सॉइल की लेयर आएगी, फिर सैंड की लेयर आएगी, फिर स्टोन्स आएंगे। तो धीरे 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 ये पूरे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सी और समुंदर के अंदर हैं, वो एक टाइम के बाद इतने नीचे दब जाएंगे कि उनमें भी यही सेम प्रोसेस होगा अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस है, क्योंकि ये पूरा पेट्रोलियम का प्रोसेस होता तो कोल की तरह ही है, लेकिन पानी के अंदर होता है। इसीलिए ये पूरा प्रोसेस पानी के अंदर हो रहा है, समुंदर के अंदर हो रहा है, इसीलिए एब्सेंस ऑफ एयर में ये होगा। एब्सेंस ऑफ एयर में मतलब वाटर के अंदर ये पूरी प्रोसेस होते होते इसके अंदर तक एयर या ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कोल के फॉर्मेशन में ऐसा नहीं है। कोल में वो प्रोसेस लैंड के ऊपर हो रही है, तो वहाँ पे उसको बिगिनिंग में एयर सप्लाई हो रही है, तो मतलब ऑक्सीजन मिल रही है उस प्रोसेस को। लेकिन इस प्रोसेस को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बट इट ऑल्सो हैपन्स सेम वे इन द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स की डेड बॉडीज़ ये वाटर बॉडीज़ के लैंड के नीचे दबते 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 इतने अंदर चली जाएगी कि उसमें वाटर लेवल का भी प्रेशर पड़ेगा, उस पे नीचे ज़मीन में अंदर जाने का भी प्रेशर पड़ेगा, और जितने अंदर वो जाएगा उतना ही उसका टेम्परेचर भी हाई होगा, मतलब उतनी हीट बढ़ेगी। टेम्परेचर हाई होना मतलब उतनी ही नीचे हीट बढ़ेगी। तो किसी चीज़ को इतना प्रेशर मिलेगा लाखों करोड़ों साल तक और इतनी हीट मिलेगी, तो इसका मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो चेंज होने लगेंगे, राइट? और उस केमिकल चेंजेस की वजह से ही हमें अंडर द सी बेड्स, मतलब अंडर द वाटर बॉडीज़, हमें पेट्रोलियम मिलेगा। पेट्रोलियम एक थिक लिक्विड प्रोडक्ट है, कोल की तरह हार्ड स्टोन टाइप प्रोडक्ट नहीं है। पेट्रोलियम एक थिक लिक्विड जैसा प्रोडक्ट है। सो आप जैसे देखो, अब ये वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे बहुत नीचे 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 दबते दबते जब हमारा पूरा डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो बॉडी है वो जब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत नीचे जाने के बाद वहाँ पे बेड रॉक्स आ जाते हैं, लाइक धरती के नीचे की लेयर में रॉक्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद रॉक्स के दो दो तीन तीन लेयर रॉक्स के बीच में पेट्रोलियम बन जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि पेट्रोलियम एक ऑयली प्रोडक्ट है, थिक ऑयली प्रोडक्ट है, और ये रॉक्स के धरती के नीचे, मतलब सी बेड्स के नीचे रॉक्स के और वाटर के बीच में बन रहा है। तो इसको निकालना कोल की तरह इजी नहीं है। वैसे कोल भी निकालना इजी नहीं है, उसमें बहुत अंदर तक डीपली हमें खोदना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पेट्रोलियम को निकालना बनने के बाद, बिकॉज़ एक तो वो समुंदर के नीचे बन रहा है और दूसरा रॉक्स की लेयर भी होती हैं समुंदर के नीचे, उनके बीच में वो कहीं फंस जाता है, और उसके साथ वाटर भी है वहाँ पे, तो वो वाटर में भी मिक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात ये है कि ऑयल
पानी से हल्का होता है, इसीलिए हमेशा ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। तो एक पॉजिटिव बात ये है कि जहाँ पे भी पेट्रोलियम ऑयल बनेगा वो हमेशा अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेगा वाटर लेयर के ऊपर। तो जैसे आपने देखा ये वाटर है और वाटर के ऊपर ऑयल की एक अलग से लेयर बन गई है, ये ऑयल ही हमारा पेट्रोलियम है। ठीक है, दिस ऑयल इज़ अवर पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम बनाने के प्रोसेस में जब रिएक्शन चलती है अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, तो उस रिएक्शन के दौरान जब पेट्रोलियम बनता है तो एक गैस भी रिलीज़ होती है, और वो गैस जैसे ऊपर हमारे पास कोल गैस मिली थी वैसे ही यहाँ पे भी हमें एक गैस मिल रही है, दैट इज़ नेचुरल गैस। ओके और ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम बनाने के प्रोसेस के साथ मिलती है, एंड दिस गैस इज़ ऑल्सो हाईली यूज़फुल फॉर ह्यूमन डेली लाइफ। इसका भी बहुत सारा यूज़ है और ये बहुत अच्छी गैस होती है, राइट। तो हम ऑयल को भी निकाल लेते हैं और गैस को भी निकाल लेते हैं। इसीलिए हम पहले ये डिटेक्ट करते हैं समुंदर के अंदर कि कौन से रीजन में पेट्रोलियम फॉर्मेशन हुआ है या कहाँ पे प्रेजेंट है। जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम बहुत नीचे तक ड्रिल करके या खुदाई करके 2 पाइपलाइन सिस्टम्स एंटर करते हैं। आप देख सकते हो एक पाइपलाइन समुंदर के अंदर ऑयल की लेयर तक डाला गया है और दूसरा पाइपलाइन गैस की लेयर तक डाला गया है। अब गैस को भी पहले गैस को कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि गैस ऑयल से हल्की होती है इसीलिए गैस ऑयल के ऊपर आ जाएगी। ऑयल वाटर से ज़्यादा हल्का होता है इसीलिए ऑयल वाटर के ऊपर आ जाएगा। सो वाटर इन दोनों से हैवी होता है इसलिए वाटर की लेयर नीचे बन जाएगी, फिर ऑयल की लेयर उसके ऊपर, और वो ऑयल से हल्की होती है गैस तो गैस की लेयर उसके ऊपर। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए जो हमें इजी बनाता है कि हम गैस को और पेट्रोलियम को सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। दोनों के अंदर एक अलग सेपरेट पाइपलाइन डालेंगे। यहाँ से पेट्रोलियम फॉर्मेशन के दौरान जो गैस मिली है वो कलेक्ट हो जाएगी गैस सिलेंडर्स में, ठीक है, और यहाँ से पेट्रोलियम कलेक्ट हो जाएगा एक डिफरेंट चैम्बर में, ठीक है। और फिर ये दोनों ही प्रोडक्ट्स वापस फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे ताकि इनकी क्लीनिंग हो सके, इम्प्योरिटीज़ निकाली जा सके, और इसमें और भी ज़्यादा जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स इन दोनों के अंदर हैं वो भी हमें मिल सके, ताकि हम उसमें से दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकें। जैसे कोल में से हमको 3 मिले थे, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, फिर इन तीनों में से भी हमने बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए। वैसे ही पेट्रोलियम में से भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी भी मिलेंगे और फिर उसके बाद हम उसको यूज़ करके बहुत सारे ह्यूमन लाइफ के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो ये पूरी स्टोरी हो गई कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है और इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इसको निकालना कोल से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम के साथ हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस भी मिलती है। और तीसरा डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि कोल प्रेजेंस ऑफ एयर में बनता है बट पेट्रोलियम एब्सेंस ऑफ एयर में फॉर्म होता है, क्योंकि समुंदर के नीचे उसे कोई एयर या गैस या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। उससे इसके साथ साथ एक और शब्द आपको सीख लेना है, पेट्रोलियम वर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पेट्रोलियम वर्ड इज़ इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, पेट्रा मीनिंग रॉक, क्योंकि ये रॉक्स के बीच में ही बनता है अंडर द सी बेड्स, और ओलियम मतलब ऑयल, क्योंकि वो बहुत ही थिक लिक्विड और ऑयली सब्सटेंस है, इसीलिए दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रा एंड ऑयल, और इन दोनों को ही कंबाइन करके वर्ड बना है पेट्रोलियम, राइट। सो पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलेंगे लाइक पेट्रोल, डीजल और वैक्स, इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी और इन्हीं चीज़ों से हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, राइट। इन्हीं पेट्रोलियम के अंदर से जो हमें पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब मिल रहा है, उसी से हमारा खाना बन रहा है, उसी से हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी से हम पेट्रोल एज अ फ्यूल यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको भी स्मार्टली यूज़ करना ज़रूरी है, अंधाधुंध यूज़ नहीं करना है कि हमें थोड़ी सी दूर पे जाना है तो गाड़ी उठा ली, पेट्रोल वेस्ट कर लिया, फिर थोड़ी सी जगह में जाना है तो 4 व्हीलर उठा लिया या 2 व्हीलर उठा लिया। नो, वी हैव टू
अवॉइड वेस्टिंग द पेट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल्स पे लोग खड़े रहते हैं तो 1-1 मिनट तक गाड़ी ऑन रहती है, उसमें पेट्रोल वेस्ट ही हो रहा है, एंड दे डोंट स्विच ऑफ देयर व्हीकल सो दैट पेट्रोल कैन बी स्टॉप बर्निंग फॉर एटलीस्ट सम टाइम। सो ये सब अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन्स बीइंग्स में ये सब कॉमन सेंस होनी चाहिए, बट कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में अभी भी नहीं है। उसके वजह से पेट्रोल एंड कोल बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और क्योंकि आप जानते हो ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, तो जितना यूज़ हो रहा है उतना ख़त्म होता जा रहा है, वो वापस से रीगेन नहीं हो सकता। सो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि हमको पेट्रोलियम कैसे मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होती है, पेट्रोलियम से कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनका यूज़ क्या क्या है।